भौतिक विज्ञान का पार्ट सेकंड 2023 का प्रैक्टिस सेट 1। जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो है हमने करवा दिया था, हमने खंड आ करवा दिया था, खंड बा करवा दिया था। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे खंड सा के बारे में। ठीक है, तो खंड सा में यानी ये सेकंड पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट्स जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं खंड सा के बारे में, जिसमें से पहला क्वेश्चन तीसरे का क नंबर क्वेश्चन क्या है तो इसको देखते हैं। बोल रहा है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, भैया बात को बहुत ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। कह रहा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर जो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन तीसरे का सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है 45 यानी के का मान कितना दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दिया हुआ है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चेंज करते हैं तो 45 गुणे, चूंकि हमें पता है, हमने बताया भी है बहुत बार कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है 10 के 1.6 ध्यान से देखना 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। इतने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्थान पर 1.6 × 10⁻⁹ इतना रख दिया। अब मात्रा क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि 9 × 10⁵ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान दिया हुआ है कितना 9 × 10⁻⁵ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है तो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी हमें क्यू का मान निकालना है। तो भैया चूंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो यहाँ पर ए, चूंकि हमें पढ़ा है फार्मूला Q बराबर N ही होता है, तो N का मान 1 है और E का मान जो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम है। तो यहाँ पर Q का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इतने कूलाम निकल के आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 होता है, लेकिन 9.0 रख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इन किलोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है आर का मान ज्ञात कीजिए यानी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है आर बराबर mv अपॉन qb। मगर समस्या ये है कि हमें v का मान नहीं पता। इसमें कहीं v का मान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। m का मान तो दिख रहा है, q का मान भी हमने निकाल लिया है, b का मान भी दिख रहा है, लेकिन समस्या ये है कि हमें यहाँ पर v का मान नहीं दिख रहा। तो v का मान नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हमें फार्मूला पढ़ा है, चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा है k बराबर ½ mv²। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर हमें v का मान निकाल लेते हैं, इन सबको इधर भेज देते हैं। तो हमें पता है, जिसका मान पता है उसको हम जो सबसे पहले त्रिया गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर v² कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम मान रख देते हैं v² 2 × k का मान कितना दिया था, हमने निकाला है इतने जूल। तो यहाँ पर 45 × 10 के 45 × 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, अपन m का मान कितना दिया है, तो m का मान दिया है 9 × 10⁻31। ध्यान देना भैया, ये 45 दुना कितना होता है 90। तो v² 45 दुना 90 × 1.6 × 10⁻⁹ अपन 9 × 10⁻31।
ध्यान देना यहाँ। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 एक कम 9, 9 दे हम 90। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 गुड़े 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसे यानी पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 16 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि 16 गुणे 10 की पावर इसमें घटाओ भाई, 31 में जो है 19 घटाते हैं तो हासिल 2 आया, और इसमें जब घटाएंगे तो एक कैरी गया उसका, तो यहाँ पर बचा 12, यानी कितना बचेगा प्लस का 12, तो 10 की पावर प्लस का 12। अब देखो बेटा यहाँ पर ये सब जो हम v स्क्वायर का मान है किसके बराबर है, v स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर रख लेना v स्क्वायर बराबर, तो v स्क्वायर बराबर यहाँ पर 16 गुणे 10 के पावर माइनस 12 हो जाए प्लस का 12, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 16 गुणे 10 के पावर माइनस प्लस का 12, सॉरी प्लस का 12। अब देखो v बराबर, इसको हम यदि तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और इस घात को लिख सकते हैं 6 10 के घाते 6 इंटू 10 के घाते 6। ध्यान देना, तो इसमें से रूट से बाहर एक निकलेगा, तो यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा v बराबर निकलेगा 4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर अपॉन सेकेंड। अर्थात ये हमने v का मान निकाल लिया। जब हमने v का मान निकाल लिया तो हम उस फार्मूले की सहायता से r का मान भी यानी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला है, चूंकि r बराबर क्या होता है mv अपॉन qb। तो m का मान हमें पता है कि 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू v का मान निकाला है 4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन q का मान कितना निकाला है, तो q का मान निकाला है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, उसके बाद b का मान हमें पता है, तो b का मान 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ध्यान देना बेटा बहुत विशेष करके, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, काटते हैं भैया 4 चौको 16, और इसे काटते हैं 4 एकम 4 और जीरो रख देते हैं, यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर 6, तो ये घात कितनी हो जाएगी, एक घात ये जुड़ेगी 7 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी घात हो जाएगी 7 हो जाएगी, यानी r बराबर कितना निकलेगा, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक घात और इसकी एक घात कितनी हो जाएंगी 7 नहीं हो जाएंगी, बटे। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 4 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 19 माइनस के 5 कितने हो जाएंगे माइनस के 24 भैया देखो ध्यान देना। अब यहाँ पर ये 7 है और ये 31 है, घटाओ भैया कितना आएगा, तो जब घटाएंगे 31 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 24 आएगा, माइनस का 31 है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस और 24 बटे 4 इंटू 10 के पावर माइनस 24। देखो ध्यान देना, माइनस के 24 से 10 के पावर माइनस 24 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 1/4। r बराबर कितना बचा 1/4, तो जब इसका भाग कराएंगे 0.25 मीटर। ठीक है, ये इतना जो है इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, इस प्रकार से r का मान निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लोगे भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको पहले देख लो, नोट कर लो, कापियों में नोट करते रहो। ठीक है, और एग्जाम टाइम में इनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर अंडर रूट 2qEd अपान m। ये सिद्ध करना है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, ये 2 नंबर का लग रहा है क्या इतना लंबा चौड़ा है, तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है,
चलो भैया देखते हैं फिर से। ठीक है, तो हमें यानी m द्रव्यमान का तथा q आवेश के कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m। क्या दिक्कत है भैया? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, दिया है क्या, हम तीसरे का खा की बात करते हैं, तीसरे का खा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान बराबर m, आवेश बराबर q। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, V बराबर √2qEd अपान कितना है, अपान है m, कितना है m। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। दूरी भी दी हुई है, क्या दूरी कितनी दी हुई है, दूरी बराबर यहाँ लिख देते हैं, दूरी दी हुई है d, दूरी कितनी दी हुई है d। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं कि जो है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, पर हमने चूंकि बताया था विभव प्रवणता के लिए सूत्र। ठीक है, हमने क्या बताया था, विभव प्रवणता के लिए सूत्र, विभव प्रवणता, तो इसके लिए हमने सूत्र बताया था E बराबर -ΔV/ΔX। ये बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन यहाँ पर बीच की दूरी तो दी हुई है, क्या दी हुई है, तो बीच की दूरी d दी हुई है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ ΔV का मान निकाले हैं तो यहाँ से ΔV का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, E × d। भैया देखो यहाँ पर विभव होगा, विभव कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभव कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा हमने सूत्र पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा जो है, चूंकि हमने सूत्र पढ़ा है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव ΔV बराबर क्या होता है, W/Q होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम W के स्थान पर यदि K रख दें तो कोई दिक्कत? तो यहाँ से यदि हम K का मान निकालें तो K बराबर क्या हो जाएगा, ΔV × Q। ठीक है, K बराबर ΔV का मान यहाँ से रख देते हैं, इसको दे देना समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से ΔV का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। तो K बराबर ΔV का मान कितना हो जाएगा, ΔV का मान जो होगा, ठीक है, सॉरी ΔV का ED है, कितना है, ED, Q × ED। ठीक है, अब देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमें पता है कि K बराबर QED है ना। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब यहाँ पर इतनी बात यदि यार सबको क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा दूसरा हम K बराबर सूत्र जानते हैं, अभी पढ़ाया था इसके बारे में, पीछे इसी सवाल में हमने बताया था। तो यहाँ पर K बराबर ½ फार्मूला होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर यदि यार हम ये मान रख दें, क्या रख दें, ½ mv² = QED। ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पर यदि यार हम v का मान निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई में भाग में चला जाएगा, ये इधर भाग में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर v² को बचा कर रखते हैं और सभी को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर यदि यार इसको भेजेंगे 2 को तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2QED। ठीक है, और यहाँ पर m को यदि यार बटे में भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यदि यार हमें पता है कि यदि यार हम इसको हटाएंगे, ठीक है, अंडर हटाएंगे तो यहाँ अंडर यानी स्क्वायर हटाएंगे तो √ जुड़ जाएगा 2QED/m। यही हमें प्रूव करना था
और यहाँ से दैट सॉल्व यानी सॉल्व हो गया, यहाँ से ऐसे किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर बेटा थोड़ा चेंजमेंट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन संख्या तीसरे का गा है। ठीक है, तीसरे का क्या बोल रहा है, आवर्धन क्षमता m का मान जो दिया है वो -9 दिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर यानी एफ ई, चूंकि आई मीन्स आंख होता है, तो एफ ई और एफ ओ अभिदर्शक, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो दी हुई है वो टोटल कितनी दी हुई है बेटा, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी एफ ई और एफ ओ का मान ज्ञात करना है। क्या भैया, एफ ई और एफ ई का मान ज्ञात करना है और एफ ओ का मान ज्ञात करना है। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि दूरदर्शी यानी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता, अब इसके लिए सूत्र होता है क्षमता m बराबर माइनस का FO अपान FE। ठीक है, तो m का मान दिया है -9, m का मान दिया है -9, माइनस FO हमें नहीं पता, FE हमें नहीं पता। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर FO यदि त्रिज्या गुणा कराएंगे तो FO बराबर कितना निकल के आया, 9FE निकल के आएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को इसको डाल देना एक समीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पर FO का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी FO का मान जो है यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखेंगे FO का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं बेटा। तो यहाँ पर रखेंगे, कहां पर, यहाँ पर, तो FE तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, FO का मान लिखेंगे 9FE। कितना, 9FE। अरे भैया देखो यहाँ पर FO का मान रखना है, FO का बराबर कितना है, 9FE इज इक्वल टू कितना है, 20। तो सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, ओनली 20 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों को जोड़ो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि इसका एक छिपा है तो 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10FE बराबर कितना हो जाएगा, 20। ध्यान देना भैया, अब ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, अर्थात FE बराबर कितना निकल के आएगा, 20/10। कितना, 20/10। भाग कराओ बेटा, FE इज इक्वल टू कितना निकला, 2। कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, FE का मान निकाल लिया। अब हम FO का मान निकालते हैं, तो FE का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या, FE का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं बेटा। तो समीकरण 1 के में रखते हैं 2 प्लस FE इज इक्वल टू 20। ध्यान देना, ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो FE सॉरी यहाँ FO है ना, सॉरी, तो FO का मान हमें निकालना है, तो ये इधर जो है प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 20 - 2, तो FO बराबर कितना निकलेगा, 18 सेंटीमीटर। अर्थात हमने यानी दोनों की फोकस दूरियां हमने निकाल ली। ठीक है, यानी नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरियां, यानी ये हो गई अभिदर्शक लेंस की और ये नेत्रिका की फोकस दूरियां, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? अनओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित करना है, ठीक है। तो सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना। ये है तीसरे का घ नंबर, जैसा कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस खंड का, तो तीसरे का घ नंबर। चलो भाई, सबसे पहला कह रहा है ओमी प्रतिरोध, ठीक है। ओमी प्रतिरोध क्या होता है इसको समझते हैं। ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध, ठीक है। तो ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, सबसे इसको पहली बात समझ लेते हैं। लिख लेना बेटा कॉपी में, यदि रफ कॉपी है तो उसमें लिख लेना। ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जो ओम के नियम का पालन करता है, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है। या ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अनओमी प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है। लिख लोगे बेटा, जो यानी ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। अब इसके बाद कह रहा है ग्राफ खींचिए, तो हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ओमी लिख लेना, अनओमी लिख लेना, ठीक है। अनओमी, ठीक है। अनओमी ऐसे भी लिखा जाता है और अनओमी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अनओमी प्रतिरोध, ये दोनों लिख लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ बता देते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ये जो है यानी विभव है, यानी विभव यानी V, ठीक है। और ये धारा है यानी वैद्युत धारा I, ठीक। तो यानी कह रहा है ग्राफ खींचिए भैया। अनओमी के लिए ग्राफ खींचना है, ओमी ग्राफ नहीं खींचना है। तो कैसे भी ग्राफ खींच सकते हो, ऐसे करके जो है कैसे भी ग्राफ खींच सकते हो। हम ऐसे करके ऐसे खींच दिया, ठीक है। अनओमी का है इसलिए ऐसा ग्राफ खींच दिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इसमें कह रहा है गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। क्या? गत्यात्मक प्रतिरोध को हमें परिभाषित करना है भैया। जो है एक नंबर के ये हो गया ओमी प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध, और आधा नंबर का ये हो गया, और आधा नंबर का गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित करना है। क्या? गत्यात्मक प्रतिरोध ये क्या होता है, इसके नीचे लिखना है बेटा गत्यात्मक प्रतिरोध। समझते हैं, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? डेल्टा V अपान डेल्टा I। ध्यान देना भैया, गत्यात्मक प्रतिरोध में क्या? डेल्टा V अर्थात क्या है? विभव में परिवर्तन, और डेल्टा I वैद्युत धारा में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या? विभव में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसा आई होप ये वाला हो गया होगा। अब चलते हैं खंड दा की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा।